दोस्तों, एलपीएनटी के निवेशक की भी दो प्रकार की धारणाएं हैं। जो व्यक्ति एलपीएनटी से पैसा कमा कर ले गए हैं उनके लिए एलपीएनटी एक गर्व का विषय है, और जो अभी तक इससे कुछ कमा नहीं पाए, जिन्होंने इसमें सिर्फ गंवाया है, उनके लिए तो अब यह एक सेल्फ ईगो का विषय बनकर रह गया है। परंतु एलपीएनटी के प्राइस को तो दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टर जानने का प्रयास करते रहते हैं। और फ्रेंड, इंसान के धैर्य की सीमा कितनी सीमित है, यह भी हमें एलपीएनटी सिखा गया है फ्रेंड। अगर आप स्क्रीन पे देखें ना, जिस एलपीएनटी को एक महीना पहले 80% लोग गुड बताते थे ना फ्रेंड, आज एक महीने बाद उसी एलपीएनटी को सिर्फ 25% लोग गुड बता रहे हैं। और आप यह भी ध्यान रखें कि 3 मंथ पहले 100% लोग एलपीएनटी को अच्छा बताते थे। परंतु आज का हमारा विषय फ्रेंड ये नहीं है। हमें तो फ्रेंड जो निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू है ना, एलपीएनटी की वेरिफिकेशन के संबंध में, उसकी विश्वसनीयता के संबंध में, और उसके डिविडेंड के संबंध में, तो हम इन्हीं पॉइंट को जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम भी एलपीएनटी के प्राइस का एक सीमित सा अंदाजा लगा सकें। अब फर्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड, क्वाइन मार्केट कैप पे वेरिफिकेशन का। जो आप स्क्रीन पे रेड फ्लैग देख रहे हो ना, ये रेड फ्लैग इन्वेस्टर को विचलित करते हैं। इन्वेस्टर कहता है कि ये रेड फ्लैग एलपीएनटी से क्यों नहीं हट रहे हैं, और किसी वीडियो में कहा जाता है अब हटेंगे, किसी में कहा जाता है अब हटेंगे। तो फ्रेंड, मैं साफ आपको बता दूं, एलपीएनटी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बेस्ड क्वाइन है। इस पे लगे हुए रेड फ्लैग ना इतनी जल्दी से नहीं हटा करते। अब फ्रेंड, अगर इसका अलोगेशन चार्ट में खोल कर दिखा रहा आपके आगे, आपको ओरल बताता हूँ। 10% जो एलपीएनटी का इकोसिस्टम के लिए रिजर्व रखे गए हैं, 10% एलपीएनटी, यानी कि 8 करोड़ एलपीएनटी में से 80 लाख एलपीएनटी किसके लिए रखे गए? इकोसिस्टम, जो रोड मैप है, आगे आप इसके प्रोजेक्ट पे इसने एलपीएनटी ने अपना स्पेंड करना है। तो फ्रेंड, जब आप कहते हो कि एलपीएनटी ने भविष्य में इतने प्रोजेक्ट करने हैं, तो उस प्रोजेक्ट में तो धीरे धीरे ही तो एलपीएनटी स्पेंड करेगा ना। तो वो एकदम से कैसे स्पेंड करेगा? स्पेंड नहीं करेगा तो टोकन एक्सचेंज पे नहीं आएंगे, एक्सचेंज पे नहीं आएंगे तो वेरिफिकेशन कैसे होगी? जब तक एक एक टोकन की पूरी कहते हैं ना, उसकी वैल्यू का पता ना चल जाए, किसके पास है, कहाँ है, किस एक्सचेंज पे अवेलेबल हो गया है, किसे मिल चुका है, तब तक वेरिफिकेशन का तो फ्रेंड सवाल ही नहीं उठता ना। मैं कहता हूँ 1 साल तक वेरिफिकेशन नहीं हो सकती एलपीएनटी की, आप मानो या ना मानो। लेकिन फ्रेंड, यह भी साथ में ध्यान रखो कि जो इकोसिस्टम पे मैंने 10% किया, इसमें टीम लीडर्स के आपके कमीशन भी हैं, सेल्स प्रमोशन भी है, रोड मैप भी क्लियर करना है। 1.5% इसका मिससेलिनियस में है, जिसको मिससेलिनियस का मतलब एलपीएनटी उसे कहीं भी छोटे छोटे उसमें खर्च कर सकता है। जब तक खर्च नहीं करेगा तो उसकी वेरीफाई कैसे हो जाएगा, वो एक्सचेंज पे कैसे पता चलेगा उसका। अब अगर फ्रेंड इसके एलपीएनटी के 50% टोकन आपको और मेरे जैसे रिटेल निवेशक के लिए है। अब एलपीएनटी का जब रोड मैप ही ऐसा है कि उसे डिविडेंड के जो स्टेकिंग के थ्रू ही उसने अपने जो टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो फ्रेंड जब स्टेकिंग के रूप में उसने डिस्ट्रीब्यूट करने, तो टाइम तो लगेगा उसे डिस्ट्रीब्यूट होने में। साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। और जब तक पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो कैसे वेरीफाई हो जाएगा? तो ये बातें आप हमेशा कंसीडर रखें। किसी के कहने सुनने या बताने से एलपीएनटी वेरीफाई नहीं होगा, उसे वेरीफाई होने में सालों का समय अवश्य लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं फ्रेंड, क्वाइन मार्केट कैप पे वेरिफिकेशन कोई बड़ा मैटर भी नहीं करती है। आप ये सोचो कि ये वेरीफाई नहीं हो रहा तो स्कैम करके भाग जाएगा या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ये बात भी मेरी ध्यान रखो। जिस दिन एलपीएनटी वेरीफाई हो गया ना, तो इतने बड़े रिटर्न भी एलपीएनटी ने नहीं देने हैं, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता इतनी बढ़ जाएगी कि हर व्यक्ति इसमें सिर्फ पैसा लगाएगा, ट्रेड नहीं करेगा, ना इसको बेचने का प्रयास नहीं करेगा। बिटकॉइन आज क्वाइन मार्केट कैप पे पूरी तरह वेरीफाई भी है, विश्वसनीय भी है। आज $40,000 पे फ्रेंड हमें मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि 2 महीने के बाद, इतना वेरीफाई होने के बाद भी विश्वसनीय, क्या यह 20 करोड़ का हो जाएगा? नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि जो विश्वसनीय होगा ना, उसमें फिर इन्वेस्टिंग ज़्यादा होती है, जिससे कि उसका प्राइस बढ़ेगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। आप चाहे मैटिक का एग्जांपल ले लो, एडीए कार्डेनो का एग्जांपल ले लो, $1, $2, $3 पे, क्या ये विश्वसनीय नहीं है? सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है फ्रेंड। अब आप कहोगे तो प्राइस किसका बढ़ता है? प्राइस बढ़ता है फ्रेंड शिबा इनू,
जिसमें कि 85% जो मेजर स्टेक होल्डिंग है ना, वो 10% लोगों के पास ही है, जिससे कि कॉइन में पंप एंड डंप चलता रहता है, जिससे कि प्राइस बढ़ भी जाता है और डंप भी हो जाता है। अब अगर मैं सेकंड एग्जांपल आप लोगों को दूं तो डोजे कॉइन को आप कंसीडर कर सकते हैं। डोजे कॉइन में एलोन मार्क्स जो उनकी सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डिंग डोजे में थी, उनके ट्वीट ही डोजे को बढ़ाते चले गए, मैनुपुलेट किया जा सकता था उसे। एकता टोकन है, एक दिन में 2.5 लाख% का रिटर्न एकता टोकन ने दिया, आपने भी सुना होगा। ज्यादातर स्टेक होल्डिंग किसके पास रही? प्रमोटर के पास थी। अपना एलपीएनटी की प्रारंभ में सबसे ज्यादा स्टेक होल्डिंग किसके पास रही? प्रमोटर के पास रही एलपीएनटी की। एलपीएनटी को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में स्टेकिंग के लिए दिया गया। उस समय कोई सेलर नहीं थे, सिर्फ बायर थे, जिसकी वजह से प्राइस क्या हुआ? इसका पंप होता है। अब इसमें एलपीएनटी में सेलर भी आ गए और बायर भी आ गए, इसलिए प्राइस में इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रही है। तो यहाँ मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ फ्रेंड, कि जो किसी क्वाइन को अगर आप सोच रहे हो ना बम्पर रिटर्न किसी ने देने हैं, तो उसे मार्केट से कुछ अलग व्यवहार भी दिखाना पड़ेगा। आप सिर्फ क्वाइन मार्केट कैप से अगर लगे रहे ना, तो फिर आप क्रिप्टो मार्केट के एनवायरनमेंट को समझ भी नहीं पाए हो। तो हर क्वाइन की एक अलग अगर उसकी खासियत होगी ना, वही हमें बम्पर रिटर्न दे पाएगा। आई होप आप मेरी बातों का अर्थ समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड एलपीएनटी में मिलने वाले डिविडेंड की। लेकिन यहाँ आपको पहले ये बता दूं कि आई एम नॉट अ प्रमोटर ऑफ एलपीएनटी। मैं एलपीएनटी का प्रमोटर नहीं हूँ। मेरी तरफ से एलपीएनटी चाहे 1 पैसे में चला जाए, अगर आप लोगों का पैसा ना लगा हो, मेरे भाइयों का पैसा एलपीएनटी में लगा हुआ है, इसीलिए मैं तो ये विश करूँगा कि एलपीएनटी $10,000 पे जाए। अगर एलपीएनटी किसी को स्कैम लगता है ना फ्रेंड, तो वो इस डिविडेंड के मैटर से ही लगता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि एलपीएनटी इतना डिविडेंड कैसे पेड आउट कर देगा। एक साल में 72% का रिटर्न ये डिविडेंड के रूप में एलपीएनटी कैसे दे देगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड, एलपीएनटी पे जब तक कैश में देने के लिए था, उसने कैश में डिविडेंड दिया। जब उस पे कैश खत्म हुआ तो उसने टोकन में डिविडेंड देना शुरू कर दिया। अब जब एलपीएनटी पे टोकन खत्म होने की उसे लगेगा ना खत्म होने शुरू हो गए हैं, तो मे भी, ये मेरी पर्सनल परसेप्शन है, एलपीएनटी आगे जो अपने क्लाइंट बनाएगा ना, वो बिना किसी डिविडेंड के ही बनाएगा। और जो पिछले जो डिविडेंड वाले होंगे ना फ्रेंड, उन लोगों को भी एलपीएनटी अपना इस तब तक ही अपने वो बनाएगा स्टेक होल्डर, तब जितना कि वो डिविडेंड पेड आउट कर सकता है। और वैसे एक नैतिकता का क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने एलपीएनटी में 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और अगर आपको डिविडेंड के रूप में 8,000 ही मिल जाते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पे ना ज़्यादा अपेक्षा करनी भी क्यों है। अगर आप 8,000 लगाकर ये मान के चलोगे ना हमें 8 लाख रुपए एलपीएनटी में से डिविडेंड के रूप में ही मिल जाए, तो फिर ये हमारी नैतिकता का पतन माना जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर एलपीएनटी हमारा जो मूल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो ही एलपीएनटी डिविडेंड के रूप में दे सके, तो वो हमारे लिए बहुत बेटर है। और मुझे नहीं लगता कि विद इन 1 और 2 ईयर एलपीएनटी को डिविडेंड देने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बाद में अगर उसे प्रॉब्लम फेस होती है तो वो अपने डिविडेंड जो नेक्स्ट उससे डिविडेंड लेने स्टेक होल्डर होंगे, मे भी उनके डिविडेंड को डिक्रीज कर दे या देना ही बंद कर दे। लेकिन अगर आप लोग 1-2 साल तक रुकते हो ना, तो मेरी पर्सनल परसेप्शन है कि आपको तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट डिविडेंड के रूप में मिल सकता है। अगर आपको कुछ अलग लगता है तो प्लीज मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड, एलपीएनटी स्कैम है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड हमें ना इस बात पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए कि एलपीएनटी स्कैम है या नहीं है। अब मैं आप लोगों को कहूँ ना, एलपीएनटी कब इंट्रोड्यूस हुआ? कोरोना काल के दिनों में। फ्रेंड हजारों लोग बेरोजगार थे कोरोना काल में, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था। मेरे खुद के नॉन 20 से 25% मैं बता सकता हूं जिनके पास जॉब नहीं थे या किसी अन्य मार्केटिंग की फील्ड में जॉब कर रहे थे। उन्होंने एलपीएनटी को ज्वाइन किया और एलपीएनटी से अर्निंग की। अब मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ एलपीएनटी को, आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं एलपीएनटी का प्रमोटर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो ऐसे लोग, किसी भी मार्केटिंग बेस्ड कोई भी चैनल होता है ना,
ऐसे ऐसे लोग उससे जुड़े होते हैं जो कि अपने परिवार की अर्निंग चलाते हैं, उससे उस पर डिपेंड होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ना फ्रेंड, जब तक कोई ऐसा केस हो ना तब तक तो हमें उसे स्कैम नहीं कहना चाहिए जिसके साथ छोटे छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति का इमोशन जुड़ा हुआ हो। तो आपने देखा होगा, मैंने अपने वीडियो में ना कभी भी इसे स्कैम नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं जब तक ये होगा नहीं। जब तक स्कैम नहीं होता ना फ्रेंड, तो यह कई बेरोजगार लोगों की अर्निंग का साधन है। तो हमारा ना कोई भी मोरल राइट ऐसा नहीं है कि हम इसे स्कैम कह सके। तो इस स्कैम वाले टॉपिक पे तो फ्रेंड मैं कभी भी इस पे कोई गहन डिस्कशन करने की आवश्यकता समझता नहीं हूँ। और इतने तो हम भी बेवकूफ़ नहीं है फ्रेंड कि हमें किसी क्वाइन में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक परसेप्शन कहीं ना कहीं हमारी भी जरूर रहती है कि इश्क है तो रिस्क है। जब हम रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं ना, तभी हम इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अदरवाइज आज के एनवायरनमेंट में कोई किसी को 1000 रुपये भी उधार देने से पहले 10 बार सोचता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो से फिर से हम एलपीएनटी के प्राइस प्रिडिक्शन का कार्य अपना शुरू करेंगे। एलपीएनटी को चार्ट पे समझेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए एलपीएनटी की बाइंग पोजीशन को भी समझने का प्रयास दोबारा से करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।